प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों का जीवन आसान बनाएगी। कल कृषि कानूनों के मामलों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ लगेगी रासुका। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा। और प्रदेश के 75 जिलों में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जाएगा ड्राई रन। प्रत्येक जिले के 6 स्थानों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा ये अभियान। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। ये योजना एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये केरल के कोच्चि स्थित एलएनजी के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से गैस को ले जाएगी। ये एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले से होते हुए मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा को लेकर हमारी नीति समावेशी है और देश वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की भागीदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। Our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all-inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पाइपलाइन से होने वाले 10 फायदों को भी गिनाया। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। पांचवा, ये पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी,
कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी, किसान को मदद होगी। छठा, ये पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी, उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी। सातवां, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। आठवां, प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। 10वां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच सोमवार को 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कानूनी पहलुओं और पूरे देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे वार्ता हुई। बैठक में पिछली बैठक के बाकी 2 एजेंडों यानी तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की खरीद व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। सरकार के मुताबिक बैठक में माहौल अच्छा था, लेकिन कुछ मसलों पर किसानों के अड़ने के कारण बात पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने अगली बैठक में समाधान की उम्मीद जताई है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। दोनों पक्षों के बीच 8 तारीख को अगली बैठक होगी। सरकार का कहना है कि देश में करोड़ों किसान हैं और उसको सभी की बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। बैठक के बीच में ही किसानों ने लंच भी किया। लंच के दौरान ही वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों के साथ बातचीत करते रहे। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के किसानों की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। आगामी बैठक 8 जनवरी को रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि आगामी बैठक में सरकार की तरफ से देश के किसानों को जहां कुछ नई सौगात मिल सकती है, वहीं किसानों को भी कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम था वो पूरी तरह दूर हो सकता है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है।
गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ जिला प्रशासन को रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं, जिससे आने वाले समय में भ्रष्टाचार की ऐसी गलती दोबारा न हो। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि 50 लाख से अधिक कामों के भौतिक सत्यापन के निर्देश के बावजूद इस कार्य का भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा मृतक परिवारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा जिन परिवारों के पास आवास नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है। लखनऊ में कल देर रात पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। सरकार और संगठन के बीच हुई बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संगठन की ओर से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में अपने चुनाव सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक देर रात तक चली। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को केंद्र सरकार द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन लगाने को लेकर ड्राई रन भी तेजी से किया जा रहा है। बाराबंकी जिले में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत हिंद मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह की मौजूदगी में किया गया। जिले के कई सेंटरों पर किए जा रहे ड्राई रन पूर्वाभ्यास का निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री ने किया। जिले में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पूर्वाभ्यास की शुरुआत करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह ने कहा कि वैक्सीन लगाने का ड्राई रन बहुत अच्छा चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना चालू हो जाएगा। वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। अभी तो जो ड्राई रन किया है उसमें उनको 2 टीम की तरह से 3 कमरे चाहिए थे। एक उनको रिसेप्शन एरिया चाहिए था, जो हमने अपने रिसेप्शन एरिया का मैनेज किया, जहां पर कि जो भी लाभार्थी आएगा उसको सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा कि लिस्ट में नाम के हिसाब से उनका आधार कार्ड है कि नहीं। आधार कार्ड में उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। वेटिंग एरिया 50 सीटिंग का उनको चाहिए था। 50 सीटिंग का हमारे पास बड़ा हॉल था, उसको हमने वेटिंग एरिया बनाया है जहाँ पर कि वेट होगा। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पर उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन रूम अलग कमरा नंबर 2 बनाया गया है, जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसमें हमारा स्टाफ भी रहेगा और सरकारी स्टाफ भी रहेगा, वहाँ वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद कमरा नंबर 3 है ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पर कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक लाभार्थी को रखा जाएगा। आधा घंटा अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो आधा घंटे के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, जिसका अलग से एग्जिट भी है हमारे यहाँ। अलग एग्जिट से रास्ते से वो निकल जाएंगे। तो पहले चरण में तो हेल्थ वर्कर्स हैं, पूरे देश में हैं, अपने उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ वर्कर है, प्राइवेट पब्लिक दोनों में है, गवर्नमेंट में भी। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इसमें पुलिस के कांस्टेबल, पुलिस के कर्मचारी, होम गार्ड्स हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, राजस्व विभाग के बहुत सारे लोग हैं जो जिले के अंदर जिन्होंने कोरोना में पूरा मेहनत करके काम किया था। इन सभी लोगों को लगेगा। उसके तीसरे चरण में जब तक वो आएगा तब जाके 50 के ऊपर वाले और 50 के जो बीमार वाले हैं उनको लिया जाएगा। कोविड वैक्सीन को जल्द ही आम जनता को उपलब्ध कराने के मद्देनजर बिजनौर जिले के 6 टीकाकरण केंद्रों पर आज टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोविड वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। बिजनौर जिले में 3 ग्रामीण तथा 3 शहरी क्षेत्रों में दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों को टीका लगाने का ड्राई रन किया गया। वैक्सीन रखने के लिए जिले में 16 कोल्ड चेन बनाई गई हैं, जिनमें 3 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर तथा 8,260 सिरिंज भी विभाग को उपलब्ध हो चुकी हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि जिले में 13,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को रखने की सभी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा कर ली गई हैं और आने वाले समय में टीकाकरण बिना किसी व्यवधान के हो, इसके निर्देश आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्वाभ्यास भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने दूरदर्शन को बताया कि ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य सभी को ये बताना है कि किसकी क्या भूमिका होगी। टीका लगाने के अलावा पूरी प्रक्रिया दोहराई जा रही है, जिससे टीकाकरण के समय किसी भी त्रुटि को होने से रोका जा सके।
अभ्यास हो रहा है कि जब टीकाकरण शुरू होगा तो किस प्रकार से किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और कहां कहां क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो सभी विभागों के लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं उनको स्पष्ट किया जा रहा है और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम होगा उसी प्रकार से सिवाय टीका लगाने के और सारा अभ्यास सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। 6 जगह पर ये हो रहा है जिले में और वैसे उसी में से एक स्थान ये जिला अस्पताल का है। मैं और कप्तान साहब इन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें नोडल बनाए गए हैं और सभी विभागों के अधिकारी नोडल बनाए गए हैं। ये ड्राई रन इस के लिए है कि कोई कहीं पर चूक न रह जाए, कोल्ड चेन जैसे मेंटेन होनी है और कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है उसमें कोई किसी तरीके की किसी को शंका न रह जाए, इसकी ट्रेनिंग भी होगी। ताजनगरी आगरा में कोरोना वैक्सीन का आज से 6 केंद्रों पर ड्राई रन शुरू हो गया है। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, पुष्पांजलि अस्पताल, सीएचसी नारायण, खंदौली, अछनेरा और बरौली अहीर सीएचसी केंद्र पर ड्राई रन के तहत 11 सेशन में 275 लोगों के सांकेतिक कोरोना वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी पांडे टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने टीम के साथ केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जिन लोगों को मैसेज भेजे गए थे वे वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे, जहां उनको प्रतीक्षा कक्ष में बिठाकर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया गया। वैक्सीन लगने के बाद चक्कर, घबराहट सहित अन्य समस्या होने की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही वैक्सीन कक्ष में गए, वहां वैक्सीनेटर ने रिकॉर्ड चेक करने के बाद सांकेतिक वैक्सीन लगाई गई और 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में रखा गया। सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे ने बताया कि ड्राई रन में जो भी कमी सामने आएगी उसे पूरा किया जाएगा, जिससे पहले चरण में 18,901 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाते समय कोई समस्या न आए, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीन लगाई जाएगी। कि कोविड-19 वैक्सीन हम लोगों को जब उपलब्ध हो गई है तो इसके लिए एक ट्रायल रन कराया जा रहा है। हम लोग इसे ड्राई रन के नाम से जान रहे हैं और पूरे जनपद में 6 जगह सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एक प्लेस पर 2-2 जगह, 3 अर्बन है, 3 रूरल है। इसमें बिल्कुल उसी तरह से हम सारा प्रक्रिया कर रहे हैं जैसे कि ओरिजिनल वैक्सीनेशन जब प्रारंभ होगा तो करेंगे। सब चीज़ें बिल्कुल यथावत और वेल प्लान्ड हैं। वैक्सीन के हमारे टोटल 68 केंद्र होंगे, जिसमें कि फेज़ 1 में हमारे 18,901 लाभार्थी हैं जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हों, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों या उनकी मदद करने वाले उनके ऑफिशियल स्टाफ हो। सबका हम लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन उस समय जब स्टार्ट होगा करेंगे और उसी का ये ट्रायल रन चल रहा है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने आपातकालीन मंजूरी क्या दी कि विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि आमजन वैज्ञानिक तथ्यों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें वैक्सीन के मुद्दे पर भ्रमित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखते हुए आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा छिपाने के आरोपों से साफ इनकार किया और अहम तथ्यों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 देशों में चल रहा है और इन ट्रायल्स के डेटा पर 5 आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि ऐसे अहम मसले का राजनीतिकरण करना गलत है। पूरी दुनिया जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, ऐसी 2-2 वैक्सीन भारत में तैयार होने वाली है। वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और लोगों को ये लगनी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस पर सियासत करने पर लगे हुए हैं। अब भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक ने तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा छिपाने के आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 देशों में हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में 5 आर्टिकल भी प्रकाशित हो चुके हैं। You look at Pfizer, they have 5 publications. Pfizer, AstraZeneca 8 publication, Moderna 3 publication, Sputnik 1 publication, CanSino 2 publication, Sinopharm 1 publication, Sinovac 2 publication, Bharat Biotech 5 publications. We are no way inferior to Pfizer in terms of publication. All international. Oh, they ask where is the public domain? It's there in the internet. Somebody has to go and see that, read it,
and then come back and ask the questions. कंपनी का कहना है कि भारत बायोटेक केवल भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और 123 देशों में काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसने आज तक कई और बड़ी महामारियों के लिए 16 वैक्सीन में अहम योगदान दिया है। भारत बायोटेक का कहना है कि वो दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास BSL-3 उत्पादन व्यवस्था है। उन्होंने डेटा छिपाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि केवल भारत ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका में भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दुनिया के बाकी देशों में भी एफिकेसी ट्रायल के बगैर दी जाती है। We are not a company of India, we are a global company. And I think our pandemic experience and emergency vaccine, people question us. These vaccine, H1N1 pandemic flu came in 2009. In 8 to 10 months, all 3 vaccines from 4 companies have developed in India. And we didn't do any efficacy trial. It was again an emergency clearance. And please note down, there was no efficacy trial for this product. We have done an efficacy trial, not even multinational, not even US and UK companies have done efficacy trial. They've got an emergency license for this pandemic flu. But of course, the history tells you that after that pandemic flu disappeared from the society. That's different. But cholera vaccine is also another one we are doing. We are taking global leadership in various vaccine. गौरतलब है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी ने वैक्सीन पर सियासत को दुखद बताते हुए कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि वैक्सीन आने से देश खुश है, लेकिन कुछ दल परेशान हैं। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज ये क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि उनसे उनका खुद का घर नहीं संभल पा रहा है और देश की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि देश जब भी कोई उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस सवाल उठाती है, क्योंकि पार्टी को केवल गांधी परिवार पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये दल वैक्सीन पर सवाल उठाकर वैज्ञानिकों के आत्मबल को तोड़ने में लगे हैं। किसी पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है। गौरतलब है कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहां तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। हालांकि DCGI ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में बिल्कुल नहीं है। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा ट्रस्ट ने दी है। इसमें अब श्रद्धालु भी श्री राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। लेकिन परिसर की सुरक्षा को देखते हुए ये सुविधा सीमित लोगों के बीच रखी गई है। एक बार में 30 लोग ही इस आरती में शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए उन्हें ट्रस्ट कार्यालय QR कोड युक्त पास जारी करेगा। लेकिन इस दौरान कोई भी श्रद्धालु रामलला के लिए प्रसाद नहीं ले जा सकेगा। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर मिश्रा ने देते हुए बताया कि अब रामलला के सायंकालीन 6:30 पर आरती में श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी पैसे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों को ही एक बार में अनुमति दी जाएगी। पहले से जो तीर्थ यात्री आते थे उनको दर्शन मार्ग से सीधे बाहर कर दिया जाता था। दर्शन के बाद जो आरती आदि की व्यवस्था भगवान की नित्य प्रति चलती है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन आरती तक, उसमें दर्शनार्थी सामान्य रूप से भाग नहीं ले पाता था। पूज्य संतों ने इस बात का कई बार आग्रह किया। बीच में हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर ले आकर के पूज्य संतों को आरतियों में सहभाग भी कराया। सबका आग्रह था कि सामान्य भक्तों को भी इसमें सहभाग करना चाहिए। तो वर्तमान अस्थायी मंदिर जहाँ पर भगवान रामलला इस समय विद्यमान हैं,
उसके सामने 60 से 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने विचार करके कहा कि अब भक्तों को भी थोड़ा इसमें सहभाग किया जाए। प्रशासन के सहयोग से ये काम प्रारंभ हुआ है। सायंकाल की आरती से प्रयोग के रूप में हमने शुरू किया है। ऐसे कोरोना को देखते हुए 30 ऐसे राम भक्तों को इस प्रकार के पास दिए जा रहे हैं, जो उसमें सायंकाल 6 बजे तक संध्या आरती के समय उसमें उपस्थित होंगे, आरती में भाग लेंगे और पुनः क्रॉसिंग 2 से वापस आ सकेंगे। उनको रुकने की व्यवस्था रहेगी, आरती में भाग ले। लखनऊ नगर निगम ने आज से लोक मंगल दिवस की शुरुआत की है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि कोरोना से पहले प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मंगलवार को इस तरह के आयोजन करता था, लेकिन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था, जिसकी आज से फिर शुरुआत हुई है। लोक मंगल दिवस में प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम व जलकल से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई और निस्तारण को लेकर प्रत्येक जोन में ये बैठक होगी। उन्होंने बताया कि जनहित में प्रत्येक माह कार्यक्रम का आयोजन होगा। आयोजन पहले मंगलवार को जोन 1 और 2, दूसरे मंगलवार को जोन 3 और 4 और तीसरे मंगलवार को जोन 5 और 6 और चौथे मंगलवार को जोन 7 और 8 में लोक मंगल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये मंगल दिवस का कार्यक्रम है। हम जब से मैं महापौर बनी हूँ 3 वर्षों से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन में ये कार्यक्रम बंद हो गया था। आज हमने फिर से नए साल में इसकी शुरुआत की। लॉकडाउन के समय क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इसलिए कार्यक्रम को हमने बंद कर दिया था। इस कार्यक्रम में हमारे 8 जोन हैं और एक महीने में 4 मंगल होते हैं। चारों मंगल पे हम बैठते हैं, क्योंकि ये लोग जनता के मंगल के हित का काम है, इसलिए इसका नाम लोक मंगल दिवस दिया गया। और मंगल दिवस और मंगल के दिन होता है, इसलिए भी मंगल दिवस इसको कहा। हर डिपार्टमेंट का हेड भी यहाँ पर मौजूद रहता है, जिससे लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उसका तुरंत निस्तारण हो जाता है। इस उद्देश्य से जनता से सीधे संपर्क हो, तुरंत काम हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज यहाँ नए वर्ष में फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों का जीवन आसान बनाएगी। कल कृषि कानूनों के मामलों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ लगेगी रासुका। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा। और प्रदेश के 75 जिलों में आज कोविड वैक्सीन के लिए चलाया जाएगा ड्राई रन। प्रत्येक जिले के 6 स्थानों में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा ये अभियान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।